नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। लाइव बिहार पर हर रोज एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ किसी खास मुद्दे पर बातचीत होती ही है। तो आज हमारे बातचीत का विषय है कि आज सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ पूरा देश आंदोलित है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC ST को राज्य सरकार अगर चाहे तो कोटे में कोटा उनको दे सकती है, कोटे में कोटे का बंटवारा कर सकती है। जो आरक्षण का लाभ जिन जातियों को मिल चुका उनको दरकिनार करके जिन्हें ये लाभ नहीं मिल पाया है उनको ये लाभ दिया जा सकता है, लेकिन ये फैसला राज्य सरकारों को करना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की भी बात की थी और इसी क्रीमी लेयर के खिलाफ और कोटे में कोटे के खिलाफ दलित संगठनों ने पूरे देश में आज भारत बंद का आह्वान किया है। इस भारत बंद से किसे लाभ होने वाला है, किसे घाटा होने वाला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर इस भारत बंद का औचित्य क्या है, जब केंद्र सरकार ने किसी ऐसे प्रस्ताव को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव हमारे पास पेंडिंग नहीं है और हम इसको नहीं मानते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को यह आदेश दिया है, ये कहा है कि आप चाहें तो अपने यहाँ ये कर सकते हैं। तो आखिर ये बेचैनी क्यों है, पूरे देश में आंदोलन क्यों है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शोभित सुमन। शोभित सुमन इस समय डॉक्टरेट कर रहे हैं और ऐसे मुद्दों पर वो खास नज़र रखते हैं और उनकी अपनी खास राय होती है। तो सबसे पहले शोभित सुमन का लाइव बिहार के इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि आज का भारत बंद की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको देखते हुए आज का भारत बंद किया गया है। अनुसूचित जाति के जो 21 संगठन हैं उनकी ओर से यह भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन उसमें अब देखा जा रहा है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां जो है वो उसमें शिरकत कर गई हैं और उसको अपना समर्थन दे रही है। हालांकि NDA की ओर से चिराग पासवान ने भी इसे अपना समर्थन दिया है। उसके विपरीत आप जहां देखें कि अन्य जो विपक्षी पार्टियाँ हैं वो ज़ोर शोर से अपना इस भारत बंद को अपना समर्थन दे रही हैं। ये साफ दिख रहा है कि जो मांगे हैं, जो मांग उन लोगों के द्वारा की जा रही है उनमें तमाम अलग अलग मुद्दों पर मांगे हैं। जैसे उनका पहला मांग यह है कि जो SC में वर्गीकरण है उसको रोका जाए। उसके बाद जो है कॉलेजियम को जो है उसको ख़त्म किया जाए। SC वर्ग को लेकर जो है तमाम न्यायपालिका और निजी क्षेत्र में जो है उसमें भी आरक्षण को रोका जाए। और सबसे मेन मुद्दा उनका यह है कि पूरे भारतवर्ष में जो है जातिगत जनगणना की जाए। तो इसका कोई असर क्या होगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इसका कोई खास असर देखने के लिए मिलेगा नहीं। जहाँ तक जातिगत आरक्षण की बात, आप जातिगत जनगणना की बात आप कर रहे हैं, बिहार में भी जातिगत गणना हुई थी, लेकिन उससे फ़ायदा किसको हुआ यह हम लोग देख रहे हैं कि कहीं उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखें कि ज़मीनी हकीकत पर कहीं कोई नीति अभी तक नहीं बनी बिहार सरकार द्वारा। ऐसे में ये बंद जो आह्वान किया गया है यह बंद शांतिपूर्ण भी हो सकता था, लेकिन जैसे खबरें आ रही है कि कई जगहों पर ट्रेनों को रोक दिया गया है, कई जगहों पे आगजनी की घटनाएं हुई है, तो यह हिंसात्मक घटनाएं कहीं से भी औचित्य इनका नहीं है। जब सरकार ने यह कह दिया है कि यह SC ST कानून कहीं से भी लागू वो नहीं कर रही है, जो कोटे में कोटा का जो प्रावधान है वह उसे लागू नहीं कर रही है, जो चला आ रहा है कोटा वह ही बरकरार रहेगा। उसके बावजूद इस तरह का प्रदर्शन यह कहीं से भी। अच्छा, बिहार में मैंने NDA ही दो खेमे में बटी हुई दिख रही है। चिराग पासवान इस बंद के समर्थन में है, जबकि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये बंद नहीं होना चाहिए था। देखिए, चिराग पासवान अपने जिस जाति की राजनीति करते हैं उस जाति का आप अगर देखें तो नीतीश कुमार ने जिस समय एक दलित महादलित का अलग अलग वर्गीकरण किया था उसमें चिराग पासवान को की जाति को सबसे ऊपर उन्होंने रखा था। और वहीं जीतन राम मांझी जिस पार्टी से आते हैं वह अभी हाल में ही उन्होंने कल ही बयान यह दिया है कि 18 जातियों के साथ वो जो है 10% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो वह उनका अलग प्रोपेगेंडा है और वह भी देख रहे हैं कि आने वाला समय में बिहार विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो हम अपने जातिगत वोट बैंक को कैसे साध सकते हैं इसकी दोनों कवायद कर रहे हैं। जहां जीतन राम मांझी अपनी जातियों के लिए लगे हुए हैं और चिराग पासवान का यह सोच है कि हम अपनी जातिगत का जो वोट है उसको कैसे सिमटा रहे हैं। अगर SC ST में अगर क्रीमी लेयर का कोटा लागू होगा तो उससे नुकसान सबसे ज़्यादा चिराग पासवान को है और फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा जीतन राम मांझी की पार्टी को है। चूँकि जिन जातियों की वो बात कर रहे हैं, मुसहर वंचित जो भी लोग हैं, उसमें जो आरक्षण की बात वह कर रहे हैं 10% की, उससे फ़ायदा सबसे ज़्यादा तो जीतन राम मांझी को दिख रहा है।
यही कारण है कि एनडीए यहाँ भी दो खेमों में बटी हुई है। वहीं केंद्र सरकार के सामने अभी भी यह संशय की स्थिति है कि आखिर इस काट को हम कैसे करें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि चिराग पासवान माने दुसाध जाति को महादलितों में जब शामिल करना था तो नीतीश कुमार ने पहले बाहर रखा, फिर बाद में उसको लिया था। तो निश्चित रूप से दुसाध जाति को ज़्यादा लाभ मिला है आरक्षण का और एक संपन्न जाति के तौर पर धीरे धीरे उभर रही है। लेकिन ये फैसला तो जातीय आधार पर ही माने सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों की बात थी, आर्थिक तौर पर पिछड़े की बात नहीं थी। तो कैसे माने पार्टी ये जातियों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर और फिर कुछ जातियों को अलग रखा जाए, एक जाति को ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिल जाए, तो चिराग पासवान क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, आरक्षण में यह प्रावधान था कि जातिगत जनगणना जातिगत जो आरक्षण मिल रहा है वह छुआछूत के आधार पर मिला है। लेकिन चिराग पासवान का यह मानना है कि अभी वह छुआछूत बरकरार है। हमारे समाज में जो भी लोग हैं वो अभी भी छुआछूत से अछूते नहीं हैं। वो भले ही आपको समाज में अगड़ी पायदान पर आ गए हों, भले ही वो व्यावसायिक रूप से धनी हो गए हों या फिर वो एक परिपक्वता आ गई हो, लेकिन अभी भी उनका मानना है कि यह कहीं से भी औचित्य नहीं है इसका। आपको लगता है कि इस आरक्षण के मुद्दे पर कोटे में कोटे के सवाल पर केंद्र सरकार घिर गई है और वो बैकफुट पर है? जी बिल्कुल। जैसे पिछले बार का लोकसभा चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव में हम देखते हैं कि केंद्र सरकार में एनडीए की सीटें जो है वह इसलिए कम हुई क्योंकि विपक्षी दलों द्वारा यह प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि आरक्षण विरोधी भाजपा है या और संविधान हमारा खतरे में है। यह सब दो मुद्दे जो हैं भाजपा को सबसे ज़्यादा भारी पड़ा है इस 2024 के लोकसभा चुनाव में, जिसमें भाजपा भी अब बैकफुट पर है। भाजपा की यह छवि बन गई है कि हम आरक्षण विरोधी हैं और हम संविधान की रक्षा या संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। आरक्षण का जो दायरा है उसको भी हम खत्म करना चाहते हैं। ओबीसी में भी जो क्रीमी लेयर का दायरा है उसको भी यह भाजपा खत्म करना चाहती है। यह संदेश जो है विपक्षी पार्टियों द्वारा फैलाया जा रहा है और इसमें वो सफल भी दिखे हैं। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव या अन्य राज्यों के चुनाव में भी वह इस प्रोपेगेंडा को फैलाना चाहते हैं। आज का भारत बंद एक तरह से इसी के प्रयोग के तौर पर है कि अगर ये चल गया तो मैंने फिर जी बिल्कुल, आज का भारत बंद जो है विशुद्ध रूप से जो है ये राजनीतिक घटनाक्रम है और आप इस चीज़ को यह देखें कि इससे राजनीतिक फ़ायदा ही मिलेगा। आज जहाँ जहाँ भारत बंद देखा गया है वहाँ पर विपक्षी पार्टियों द्वारा जो उनके समर्थन में जो लोग उतरे हैं उन लोगों को ही इनसे राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा। अगर वो चाहते तो इसका विरोध जो शांतिपूर्ण भी कर सकते थे, लेकिन वो हिंसात्मक घटनाओं में हर जगह आगजनी हो रही है, ट्रेन रोके जा रहे हैं, तरह तरह की घटनाएं हो रही है। कल भी केंद्र सरकार ने अपने एक बड़ी फैसले को वापस लिया, जो लेटरल तरीके से यूपीएससी में जो बहाली की थी उसको वापस ले लिया। तो आखिर समय में एक केंद्र सरकार के पीछे एक डर था कि फिर ये एक एजेंडा बनेगा और इस पर भारत बंद जैसे आयोजन हो। जी बिल्कुल, जैसे यूपीएससी में यह निकाला गया था कि सारे पदों को लेटरल एंट्री के माध्यम से भरा जाएगा। यह कोई नई प्रक्रिया नहीं थी, कांग्रेस के सरकार में भी ऐसी प्रक्रियाएं हुई थी, लेकिन उसमें आरक्षण का प्रावधान को लेकर जो है विपक्ष के द्वारा जो है हंगामा किया गया। राहुल गांधी कल इसे अपनी जीत बताने लगे, काफ़ी उन्होंने ट्वीट भी किया और कि अपना बयान भी जारी, मनमोहन सिंह लिटरल तरीके से आए थे और वो अपनी जीत बताने लगे। जबकि अगर आप उसको सैद्धांतिक रूप से देखें तो अगर एक पद है तो उस पर केंद्र सरकार कैसे कास्टिज्म और व्यवस्था वर्गीकरण कर सकती है। मान लीजिए एक पद है तो मिनिमम एक पद के लिए उन्हें 3 सीट निकालना होगा, तभी वो आरक्षण उसमें लागू कर सकते हैं, वरना आरक्षण लागू करना कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। तो हालांकि उसके बाद भी केंद्र सरकार ने यूपीएससी को कार्मिक विभाग द्वारा यह बताया कि आप उस फैसले को वापस लीजिए और केंद्र सरकार बैकफुट पर गई और अपने उस फैसले को उन्होंने रिव्यू के लिए। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश आंदोलित है, सरकार के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। लेकिन राज्य सरकारों को तो ये अनुमति मिल ही गई है कि आप चाहें तो कोटे में कोटे का इस्तेमाल करें, क्रीमी लेयर का भी वो चाहें तो कर सकते हैं। तो राज्य सरकारें तो इसका उपयोग कर सकती हैं। तो नीतीश कुमार तो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका उपयोग करके दुसाध जाति को बिल्कुल अलग किया, फिर बाद में उसको साथ में लिया, तो उपयोग करते रहे हैं। तो इसका एक खतरा तो है कि राज्य सरकारें इसको कर सकती हैं, इसलिए आंदोलन सही कह सकते हैं। नहीं, देखिए, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। यह आंदोलन सरकार के विरोध में नहीं है। जो मांगे विपक्षी दलों या जो अन्य संगठनों द्वारा मांगी जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट
के आदेश क्या, सुप्रीम कोर्ट ने एक ये प्रस्ताव दिया था कि आप चाहें तो यह कर सकते हैं। हालांकि उसमें भी जो है 7 जज की बेंच में एक जज ने उनका विरोध किया था, लेकिन जहां तक बिहार में अगर इसको लागू करने की बात है तो नीतीश कुमार चाहे तो कर सकते हैं हर राज्य में। जैसे पिछली बार भी जो है 1975 में जो है आप देखेंगे तो पंजाब में लागू किया गया था, लेकिन 30 साल बाद उसको फिर वो विड्रॉ करना पड़ा। उसका कारण यह था कि जो है 2004 में भी 5 सदस्यीय बेंच सुप्रीम कोर्ट की बैठी थी और उन्होंने यह डिसीजन दिया था कि जो है कोटे का प्रावधान कहीं से औचित्य नहीं है समाज में, इससे राजनीतिक रूप से जो है राजनीतिक इस्तेमाल इसका किया जाएगा कहीं से। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो यह दिशा निर्देश दिया, उन्होंने यह कहा है कि आप जमीनी स्तर पर एक नीति का निर्माण करें। इस बात पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह कहा गया है कि वंचितों को कैसे आप आगे लाएं, SC ST के लोगों को कैसे आप आगे लाएं, उसके लिए एक नीति का निर्माण करिए। और यह विशुद्ध रूप से जो है आप राजनीतिक रूप से इसका वर्गीकरण मत कीजिए, नहीं करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कि आप किसी जाति वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों के खिलाफ जाकर आप उसको नहीं कर सकते, इसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने जो आर्टिकल का हवाला दिया है, आर्टिकल 15 और 16 का भी हवाला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वो उसके अगर आप लागू इसे राज्य सरकार करती है तो यह कहीं से भी उसमें वायलेशन नहीं होता है। एक और आखिरी सवाल लेते हुए कि चूंकि बिहार के संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बिहार में NDA में शामिल 2 घटक दल, एक तो चिराग पासवान की पार्टी और दूसरी जीतन राम मांझी की पार्टी, दोनों आमने सामने हैं। जीतन राम मांझी एक बार तो उनको कहा कि वो स्वार्थी व्यक्ति हैं और चिराग पासवान ये लगातार इसके आज के बंद के साथ भी हैं। तो आप देख रहे हैं कि बिहार में NDA में कुछ गड़बड़ है। आप देखिए, जीतन राम मांझी का एक वजूद आप देखें तो वो नीतीश कुमार के बाद ही उनका हुआ है और वो इधर से उधर होते गए हैं, कभी वो विपक्ष में गए हैं, कभी सत्ता पक्ष में आ गए हैं। तो वह इस बात को भी अभी भी आंक रहे हैं कि हमारे अगले विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी हमको अधिक से अधिक सीट देगी, तब हम उस तरफ अपने आप को देखेंगे। लेकिन चिराग पासवान जो है वो उनका स्टैंड कायम है कि हम भाजपा की तरफ ही रहेंगे। उन्होंने कहा है कि हमने प्रधानमंत्री से बात की है और प्रधानमंत्री जी ने हमें इस बात के लिए आश्वस्त किया है। प्रधानमंत्री ने भी हाल में भी 100 जो सांसदों के साथ उन्होंने SC ST सांसदों के साथ बैठक करके उन्होंने उन लोग सभी को आश्वस्त किया है कि आप कहीं कोई घबराए नहीं, हम कहीं से भी यह कानून लागू नहीं हो रहा है। यह बस एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक नीतिगत फैसला दिया गया है, लेकिन हम लोग उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक राज्यों को कहा गया है कि आप इसको चाहें तो मान सकते हैं। चिराग पासवान के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनके भीतर ही लोग कह रहे हैं कि चिराग पासवान नहीं बोलेंगे, अगर वो केंद्र सरकार के पक्ष में खड़े रहेंगे तो यहाँ उनकी ज़मीन खिसक सकती है। चिराग पासवान शुरू से ही एक केंद्र की राजनीति करते आए हैं। वो उनका बिहार में जनाधार उतना है मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में भी देखें तो आप जो है हर सीट पर उन्होंने उम्मीदवार उतारे थे, जिसके कारण नीतीश कुमार को जो है सीटें कम आई थी। यह तो वास्तविकता है, लेकिन अगर देखें तो उनका जनाधार यहाँ वैसा कुछ कम नहीं होने जा रहा है, क्योंकि जो भी NDA के चुनाव तो वो NDA के साथ ही लड़ेंगे, तो NDA का जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान को मिलेगा ही, तो उनकी ज़मीन कहीं से भी खिसकती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत कर रहे थे शोभित सुमन जी, जो ये बता रहे हैं कि कोटे का सवाल, जो क्रीमी लेयर का सवाल है, उस पर केंद्र सरकार बेवजह बैकफुट पर है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये कहा है कि आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने तो पहले ही इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। लेकिन देश में एक जो माहौल बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ऐसे में केंद्र सरकार के सामने मुश्किलें बड़ी हैं। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना और आरक्षण विरोधी होने की जो तोहमत उस पर लगी है, उसके काट के तौर पर एक नया रास्ता खोज लिया है। बीजेपी ये चाहती है कि राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण दिया जाए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को। ये संविधान की धारा 171 के तहत ये प्रावधान अभी तक नहीं था कि राज्यसभा में और विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कोई आरक्षण हो। अब बीजेपी इस आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर आना चाहती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब बीजेपी इसको मास्टर स्ट्रोक की तरह यूज़ करेगी तो विपक्षी पार्टियों के सामने क्या मुद्दा होगा। फिलहाल विपक्षी पार्टियां चढ़ी हुई हैं और बीजेपी बैकफुट पर है। तो इस तरह के और बातचीत देखने के लिए हर रोज़ जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। और हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार।